नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फूड सेफ्टी को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। खाद्य नियामक FSSAI ने खाद्य उत्पादों में प्लास्टिक कण की मिलावट का पता लगाने के लिए एक प्रोजेक्ट किया आरंभ। योजना के तहत देश में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक मिलावट के जोखिम स्तर का आकलन भी किया जाएगा। किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए सरकार का एक और बड़ा कदम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ आवेदन की तारीख को 16 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त किया गया। ऐसे में जो किसान अभी तक अपनी फसलों का बीमा नहीं करा पाए हैं, वो किसान 25 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा पाएंगे। बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लागू की नई बीज नीति। नीति के तहत किसानों को उचित कीमत पर अच्छी क्वालिटी का बीज मिलेगा, जिसमें किसानों की फसलों का बढ़ेगा उत्पादन। और अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। फूड सेफ्टी को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य नियामक FSSAI ने खाद्य उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक कण की मिलावट का पता लगाने के तरीके विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक मिलावट की बढ़ती चिंता से निपटने के लिए यह कदम उठाया है। इसके तहत माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को एक उभरता हुआ खतरा माना गया है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इस योजना का मकसद विभिन्न खाद्य उत्पादों में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक का पता लगाने के लिए विशेषणात्मक तरीकों को विकसित करना और उन्हें मान्यता देना है। प्रोजेक्ट के तहत भारत में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक मिलावट के जोखिम स्तर का आकलन भी किया जाएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024 को आवेदन की तारीख का 16 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया है। ऐसे में जो किसान अभी तक अपनी फसलों का बीमा नहीं करा पाए हैं, वो किसान 25 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024 के तहत फसल बीमा का लाभ लेने के लिए शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलों पर ऋणी, अऋणी एवं डिफाल्टर कृषकों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। ऐसे में जो किसान अभी तक अपनी फसलों का बीमा नहीं करा पाए हैं, वे किसान 25 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए अपना आवेदन भरकर आधार कार्ड, बही की फोटोकॉपी, बचत बैंक खाता की फोटोकॉपी एवं खरीफ के लिए निर्धारित बीमित राशि का 2% हेक्टेयर प्रीमियम के साथ आवेदन संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंक, जिला सहकारी बैंक या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर में जमा कराकर फसल बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का फसल बीमा संबंधित बैंक शाखा द्वारा अनिवार्य रूप से करा दिया जाता है। वहीं अऋणी किसान यानी कि जिन किसानों ने बैंक ऋण नहीं लिया है, वे किसान फसल बीमा के लिए बैंक, MP ऑनलाइन, जन सेवा केंद्र, CSC एवं प्राथमिकी कृषि सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। अऋणी किसानों को बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक जिसमें किसान का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड स्पष्ट हो, खसरा B1, खसरा बोई गई फसल का प्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र, किराएदार किसान के लिए किरायानामा का शपथ पत्र के साथ निकटतम CSC केंद्र, बैंक अथवा प्राथमिकी सहकारी ऋण समिति से करा सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा सभी किसानों से अपील की गई है कि अतिवृष्टि, बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में 72 घंटे के अंदर कॉल करें एवं नुकसान की तिथि और वास्तविक आपदा की स्थिति भी दर्ज करें। नुकसानी तिथि फसल की बोनी की तिथि से दर्ज करने पर दावा राशि मान्य नहीं की जाएगी। कॉल करते वक्त विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाए। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें। तो फिर किसान भाइयों, देर मत कीजिए। अगर आपने अपनी फसल का बीमा नहीं कराया है तो आप 25 अगस्त तक जरूर करा लें। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, DD न्यूज।
बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई बीज नीति लागू करने की योजना बनाई है। इस नीति के तहत किसानों को उचित कीमत पर अच्छी क्वालिटी का बीज मिलेगा और बीज उत्पादन बढ़ेगा। इसके अलावा किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बिहार सरकार इस साल नई बीज नीति लागू करने जा रही है। इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही किसानों को उचित कीमत पर अच्छी गुणवत्ता का बीज मिलेगा, उत्पादन भी बेहतर होगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कृषि विभाग नई बीज नीति का प्रारूप तैयार कर रहा है। इसे 1 माह के अंदर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। नई नीति में किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बीज उत्पादन के लिए किसानों को अनुदान मिलेगा। सरकारी और निजी बीज कंपनियों को कृषि विभाग की ओर से आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। शर्त के साथ बीज उत्पादक के लिए कृषि विभाग माध्यम बनेगा। बीज उत्पादन के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सहित ICAR की मदद ली जाएगी। योजना के अंतर्गत गेहूं, दलहन और तिलहन के बीज उत्पादन पर अधिक जोर रहेगा। इसके साथ ही संकर, धान, मक्का बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बीज नीति में प्रावधान किए जा रहे हैं। किसानों को आलू बीज उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाएगा। मसूर, अरहर, मूंग, चना, मटर बीज उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। तिलहनी फसलों में सरसों, तीसी और सूरजमुखी बीज उत्पादन पर अधिक जोर रहेगा। आगामी रबी मौसम में निजी उत्पादक कंपनियों के साथ मिलकर किसानों के सहयोग से संकर बीज उत्पादन का लक्ष्य है। अगर उत्पादन बढ़ाना है और लागत घटाना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अच्छे बीज। हमारे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके अधिक उत्पादन देने वाली 109 नई किस्में बीजों की तैयारी की गई। कल प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ये अलग अलग 109 किस्मों को किसान के लिए जारी करेंगे। ये फसलें अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए अलग अलग है, अलग क्षेत्र के लिए अलग किस्म। गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य में विभिन्न फसलों के लिए लगभग 15 लाख क्विंटल बीज की जरूरत है, लेकिन राज्य में लगभग 3 से 4 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन होता है। किसानों को आवश्यक बीज दूसरे राज्यों से मंगवाना पड़ता है। निजी बीज कंपनियां महंगी दरों पर किसानों को बीज उपलब्ध कराती हैं। कई बार बढ़ी हुई कीमत पर भी बीज लेने के बाद किसानों को बहुत खराब बीज मिलता है, जिसके चलते उत्पादन प्रभावित होता है। ऐसे में सरकार की इस योजना से न केवल किसानों को कम दाम में बेहतर बीज उपलब्ध होंगे, बल्कि किसानों की फसल में भी इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, DD न्यूज। और IMF की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत अपनी विकास दर के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसी प्रकार अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने सिएटल में 2000 से अधिक भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए बताया कि भारत प्रौद्योगिकी, कृषि और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व नवाचारों के साथ वैश्विक नेता है। आइए इस रिपोर्ट में उन अंतर्निहित स्थितियों पर एक नजर डालते हैं जो इन कथनों को संदर्भ प्रदान करती है। अगस्त 2024 की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक के नीति पैनल ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 7.2% की वृद्धि का पूर्वानुमान बरकरार रखा। MPC ने जून 2024 की अपनी बैठक के दौरान भी वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP के 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। भारत वित्तीय वर्ष की हर तिमाही में 7 से अधिक की स्थिर GDP विकास दर दर्ज कर रहा है। पिछले साल वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से आगे बढ़ी थी। इस वर्ष का केंद्रीय बजट उस वृद्धि के लिए सही दिशा प्रदान कर रहा है। The theme is on women-led development, on providing skilling and jobs for youth, and presenting an overall healthy fiscal consolidation position where we are moving from a $3 trillion economy to a $5 trillion economy, from the 10th to the 5th, and we are moving, according to the IMF, to the third largest economy in the world by 2027. आइए कुछ प्रमुख आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
विदेशी मुद्रा भंडार $290 बिलियन से बढ़कर $645 बिलियन से अधिक हो गया है। इसी तरह भारत की स्वतंत्रता के पिछले 78 वर्षों में कुल $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के एफडीआई में से $600 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई पिछले 8 वर्षों में ही आया है। भारत में 160 देशों से एफडीआई आता है और 61 क्षेत्रों में निवेश किया जाता है। प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या भी दोगुनी हो गई है, जिससे सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। Startups, today we have 140,000 startups. We have about 135 unicorns. We've created the third best ecosystem in the world. The startup ecosystem would get a huge impetus from the abolition of the angel tax, which has now been done. पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने आर्थिक विकास की आवश्यकताओं और वंचित वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने की आवश्यकताओं के बीच संतुलन को सफलतापूर्वक बनाए रखा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 250 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत की विकास गाथा में आशावाद को दर्शाते हुए भारत की क्षमता के प्रति काफी संवेदनशील रहा बॉम्बे शेयर बाजार कोविड-19 के दौरान लगभग 25,000 के निचले स्तर से बढ़कर अब 80,000 से अधिक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। तीसरी बार पदभार ग्रहण करने के बाद मोदी सरकार ने देश में अब तक 2 लाख करोड़ के पैकेज की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिससे ये बिल्कुल साफ है कि सरकार की प्राथमिकता रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने की है। किसी भी देश के विकास को गति देने में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़ी भूमिका होती है। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं न सिर्फ आर्थिक विकास को रफ्तार देती हैं, बल्कि इनके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होता है। इन्हीं सूत्र वाक्यों पर अमल करते हुए मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में भी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित रखा है। सरकार गठन के बाद अब तक देश में 2 लाख करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में बीते दिनों कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल के बागडोगरा और पटना के पास बिहटा में नए सिविल एन्क्लेव के विकास को मंजूरी दी है। बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव के विकास में लगभग 1,549 करोड़ की लागत आएगी। ये टर्मिनल भवन 70,390 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा। इसकी वार्षिक क्षमता 10 मिलियन यात्रियों को संभालने की है। वेस्ट बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहटा, ये 2 नए एयरपोर्ट्स का अप्रूवल हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बिहार, इन सब की कनेक्टिविटी के लिए बागडोगरा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,549 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से सिविल एविएशन कॉम्प्लेक्स वहां पे बनेगा। बिहार के बिहटा में भी एक नए सिविल एन्क्लेव को विकसित किया जाएगा, जिस पर 1,413 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। बिहटा हवाई अड्डे पर प्रस्तावित नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग 66,000 वर्ग मीटर में फैली होगी और इसे 3,000 पीक और यात्रियों को संभालने और सालाना 50 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। जरूरत पड़ने पर इसकी कुल क्षमता को प्रति वर्ष 1 करोड़ यात्रियों तक बढ़ाया जा सकेगा। 28 किलोमीटर दूर में बिहटा है, which is an operational डिफेंस एयरपोर्ट, उसको 1,413 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डेवलप करके एक नया अच्छा सिविलियन एयरपोर्ट यहाँ पर बिहटा में डेवलप होगा। बिहटा सिविल एन्क्लेव को लेकर बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि ये एयरपोर्ट बिहार के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। एयरपोर्ट के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं वह बिहार की आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर केंद्र सरकार का काफ़ी फोकस भी रहा है। पिछले कई सालों के बजट को हम देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा करके आधारभूत संरचना को विकसित करने पर जोर दिया जाता रहा है, ताकि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका निर्माण किया जा सके। पटना में टूर एंड ट्रेवल्स का व्यवसाय करने वाले संतोष कुमार ने बताया कि बिहटा सिविल एन्क्लेव के विकास से राज्य में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। बिहटा एयरपोर्ट को 1,413 करोड़ आवंटन देकर पर्यटक को बढ़ावा देने की दिशा में अद्भुत कदम है।
इससे टूर एंड ट्रेवल्स का व्यापार बढ़ेगा। राजधानी पटना में बिहटा आने जाने वाले यात्रियों को व्यावसायिक वाहन टैक्सी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे हम लोगों का व्यापार बढ़ेगा। कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार लाने, भीड़भाड़ को कम करने और देश भर में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 50,655 करोड़ रुपए की कुल लागत से 936 किलोमीटर लंबी 8 महत्वपूर्ण नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन 8 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 4.42 करोड़ मानव दिवस के रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इसके तहत 4,613 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन वाले आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। खड़गपुर मोरग्राम के बीच 231 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड कॉरिडोर का 10,247 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा। 10,534 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन वाले 214 किलोमीटर लंबे थराद दीसा मेहसाणा अहमदाबाद नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण होगा। अयोध्या में 3,935 करोड़ की लागत से 68 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड रिंग रोड का निर्माण होगा। रायपुर रांची नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर के पत्थलगांव और गुमला के बीच 137 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले खंड का निर्माण किया जाएगा। कानपुर में 6 लेन वाली 47 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण होगा। करीब 5,729 करोड़ की लागत से 121 किलोमीटर लंबे गुवाहाटी रिंग रोड का चौड़ीकरण और सुधार किया जाएगा। नासिक फाटा से पुणे के समीप खेड़ तक 30 किलोमीटर लंबे 8 लेन वाले एलिवेटेड नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर का 7,827 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाएगा। इन तमाम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से न सिर्फ देश के आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश भर में मानसून सक्रिय है। बारिश के चलते ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से संगम घाट डूब गया है। वहीं लेटिया हनुमान जी के पास तक पानी पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली में रविवार को पूरे दिन बादल छाए रहे और कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी उप आर्द्रता वाले क्षेत्र में कद्दू वर्गीय सब्जियों की लताओं को सहारा देने का काम करें, ताकि बारिश के मौसम में इन्हें खराब होने से बचाया जा सके। सब्जियों के खेत में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। पहाड़ी उष्णकटिबंधीय इलाकों में दलहनी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करना जरूरी है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के तराई इलाके में उड़द, मूंग, मक्का और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में मक्का के खेत में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। पंजाब में धान के खेत में पानी का उचित स्तर बनाकर रखें। अगर बारिश की वजह से पानी ज्यादा भरा हो तो उसकी निकासी करें। कुछ दिनों पहले ही अगर धान की बुवाई की है तो उसमें उचित जल निकासी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। मक्का, कपास और सब्जियों की फसल में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। हरियाणा के किसानों को भी सलाह है कि वो धान, हरे चारे, कपास और सब्जियों के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। दिल्ली के आसपास के इलाकों में दलहनी फसलों और सब्जियों की नर्सरी में उचित जल निकासी की व्यवस्था करना जरूरी है।
यहाँ के किसान बैंगन, टमाटर, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई का काम करें। दिल्ली के पास के इलाकों में स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में वित्त मंत्री ने सार्वजनिक बैंकों के कामकाज और उनके प्रदर्शन संबंधित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सचिव विवेक जोशी और एम नागराजन की मौजूद रहे। जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति कॉन्स्टेंटिनो चिवेंगा भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। वो CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। भारत और जापान की रक्षा और विदेश मंत्रियों की तीसरी 2+2 बैठक नई दिल्ली में मंगलवार को होगी। बैठक में जापान की ओर से विदेश मंत्री योको कामिकावा और रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा शामिल होंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की ये पहली भारत यात्रा है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में देश भर में बढ़ता जा रहा है रोष। कोलकाता सहित देश के तमाम शहरों में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता दरिंदगी मामले का लिया सौदा संज्ञान। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच 20 अगस्त को करेगी मामले की सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एमपॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के मद्देनजर इसकी स्थिति पर लगातार बनाए हुए हैं नजर। महाराष्ट्र के नासिक में रविवार को एक दूध टैंकर के गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की हुई मौत, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। भारत AI मिशन के तहत 10,000 से अधिक GPU वाली सुपर कंप्यूटिंग क्षमता AI पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। भारत में
नया साल का पहला ब्लू सुपरमून दिखेगा। सामान्य चंद्रमा की तुलना में सुपरमून लगभग 30% से अधिक चमकीला होता है और 14% बड़ा दिखाई देता है। भाई बहनों के बीच विशेष प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच प्रेम और आपसी विश्वास की भावनाओं को मजबूत करता है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।